हेलो एवरीवन, सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया था, राज्य और राष्ट्र की आय, जिसके अंदर हमने गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है इस टॉपिक को डिस्कस किया। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। थोड़ा बहुत मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं कि किसी राष्ट्र की कुल आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है, लेकिन आज हम इस डेफिनेशन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, पर इस डेफिनेशन में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है, किसी देश में। ठीक है, किसी देश में, यहां पर देश का मतलब क्या हो गया, देश की घरेलू सीमा। घरेलू सीमा मतलब किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो उसकी भौगोलिक सीमा है, उसके भीतर। ठीक है, तो जब भी हम नेशनल इनकम को जानेंगे या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे या राष्ट्रीय आय को जब गणना करेंगे तो हमें कहाँ की आय की गणना करनी है, जो देश की घरेलू सीमा है, यानी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ना, उसको। तो यहाँ पे जब भी ये हो गई घरेलू सीमा। अब बात आती है कि एक वित्तीय वर्ष में जब भी राष्ट्रीय आय को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होता है, एक एक वर्ष का होता है। और हमारे यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष है वो क्या है, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है, यानी अप्रैल से लेकर के ये मार्च तक। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष का मतलब हमारा यही है, यानी कि अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अब आती है बात वित्तीय वर्ष के दौरान क्या उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। अब हमें यह समझना है कि वस्तु और सेवा क्या होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर या तो वस्तुओं का उत्पादन होता है या सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी, इट मीन्स कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है उसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन होगा, और जो तृतीय क्षेत्र है जिसको कि हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, उसके अंदर सेवा का उत्पादन होगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि वस्तु और सेवा में बेसिक डिफरेंस होता क्या है, तो वस्तुएं जो होती हैं वो भौतिक चीज है, जिसको कि क्या है, उसका रूप रंग, ठीक है, उसका साइज, ये सब कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में जो ये पेन है, ये एक वस्तु है। ठीक है, क्योंकि इसका एक भौतिक रूप है। तो यहाँ पे वस्तुएं जो होंगी वो क्या होंगी, जितनी भी भौतिक चीजें होंगी जो कि आर्थिक क्रिया के दौरान उत्पादित होगी। ठीक है, अब बात आती है सेवा। सेवा क्या होती है, सेवा जो होती है ये नॉन मटेरियल थिंग्स होती है, यानी कि ये भौतिक नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सेवा दे रही हूँ, जिसका कोई नॉलेज का कोई भी रूप रंग नहीं होता। ठीक है, तो जब भी हमारे यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं होती है तो उसके अंदर या तो वस्तुओं का उत्पादन होगा या फिर क्या होगा, सेवाओं का उत्पादन होगा। और जब हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर हम किसका मूल्य ऐड करेंगे, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है इकोनॉमी में, खास करके एक वित्तीय वर्ष में, और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन हुआ है एक वित्तीय वर्ष में, इन दोनों के मूल्य को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वस्तु और सेवा में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है एक और चीज की, वस्तु और सेवा कैसी होनी चाहिए, अंतिम। अब ये अंतिम वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं,
तो दो तरह की वस्तु होती हैं। जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी उत्पादन होता है, तो जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु जिसको कि उपभोक्ता क्या है, रेडी टू कंज्यूम, मतलब उसको क्या है, उपभोग करने के लिए तैयार है। ऐसी वस्तुएं जिसको उपभोक्ता उपभोग करने के लिए रेडी है, ठीक है, करने के लिए तैयार है। अब दूसरी वस्तुएं होती हैं जिनको कि क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस के भीतर होती है, ठीक है, यानी उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे ये पेन है, तो इस पेन का इस्तेमाल मैं एज अ उपभोक्ता, एज अ कंज्यूमर कर रही हूँ, क्योंकि इसका ये अब अंतिम वस्तु है और इसका यही कार्य है कि इससे मैं बोर्ड पे लिखूं, तो ये हो गई अंतिम वस्तु। पर इस वस्तु को बनने के पहले इसमें कई सारी चीजें लगी होंगी, फॉर एग्जाम्पल इंक लगा होगा, ठीक है, इसकी प्लास्टिक बॉडी लगी होगी, तो उसको तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो उन वस्तुओं को हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तु। और मैं आपको इजी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम बिस्किट खाते हैं, ठीक है, तो बिस्किट जो है उसको वो अब अंतिम रूप ले चुका है, इट मीन्स कि इट क्रॉस द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना, जिसको कि कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो रेडी टू यूज है, उसका इस्तेमाल कर लिया, तो बिस्किट यहाँ पे अंतिम वस्तु हो गई। कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, बिस्किट का हो रहा है, तो वहां बिस्किट जो है वो अंतिम वस्तु है। पर बिस्किट बनने से पहले उसके अंदर आटा, चीनी, ऑयल, ये सारी चीजें लगी होंगी, तो वो उसकी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन को अगर आप देखिए तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कौन सी वस्तुएं और कौन सी सेवाओं की वैल्यू को हम राष्ट्रीय आय में गिनती करते हैं, तो वो कौन सी वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, उनको हम नेशनल इनकम काउंट करते समय उसको ऐड नहीं करते। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और कि जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, हम हमेशा अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उन्हीं को ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर मध्यवर्ती वस्तुओं को हम नेशनल इनकम में यानी राष्ट्रीय आय में अगर हम कैलकुलेट करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और वो समस्या कहलाती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। इट मीन्स दोहरे गणना की समस्या, क्योंकि बिस्किट के अंदर ऑलरेडी क्या है, जो आटा है, चीनी है, ऑयल है, इन सब की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है ना, उसके जो प्राइस है वो ऑलरेडी एडेड है। तो अगर हम क्या करेंगे, उनकी भी कीमत को जोड़े, फिर बिस्किट की कीमत को भी जोड़े, तो क्या हो जाएगी, एक चीज की गिनती बार बार हो जाएगी। तो इस वजह से जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, हम अंतिम वस्तुओं को ही जोड़ते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं की वैल्यू को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इससे जो समस्या होगी उस समस्या को हम कहते हैं दोहरे गणना की समस्या। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन, इसको याद नहीं करना है, आपको एक एक टर्म्स को समझना है कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं या फिर राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक चीज और है, मैं आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, इट मीन्स वो साधन जो कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन सबको उनका पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, जो इस काम के बदले में जो मुझे आय मिल रही है वो मेरा पारिश्रमिक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ाया था कि जितने भी उत्पादन के साधन है, जब वो उत्पादन में सहयोग करते हैं तो उनको भी उनका पारिश्रमिक मिलता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ है। जैसे इसको कहते हैं वितरण। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र में क्या है, एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर जिसको कहते हैं हम वितरण की समस्या, वितरण।
ठीक है, वितरण की धारणा। वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं, जब भी उसका आकलन करते हैं, तो एक धारणा है और उस धारणा को हम क्या कहेंगे, वितरण। वितरण किस चीज का, पारिश्रमिक का, किन को, उत्पादन के साधनों को। ठीक है, तो उत्पादन के जितने भी साधन जो सहयोग करते हैं, ठीक है, उसी से क्या होती है, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। और राष्ट्रीय आय को पुनः इन साधनों के बीच वितरित किया जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। जैसे हमने देखा कि साधन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने 5 साधन ले लिए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम। ठीक है, भूमि को कौन सा पारिश्रमिक मिलता है, किराया, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, संगठन को वेतन और उद्यमी को लाभ। अभी मैंने बताया कि इसी के सहयोग से क्या होता है, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं। जब राष्ट्रीय आय जब हमें मिल जाती है, तो राष्ट्रीय आय में से इन सभी को उनका उनका पारिश्रमिक दे दिया जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि जो भी मैंने ये कपड़ा पहना हुआ, जो भी साड़ी पहनी हुई है, इसकी टोटल जो प्राइस है, ये कितनी है, 700 रुपए। ठीक है, यानी सभी उत्पादन के साधनों ने सहयोग किया और एक वस्तु का उत्पादन हुआ। किसका, मान लीजिए एक किसी कपड़े का, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने साड़ी पहनी है, तो इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 700 रुपीज। ठीक है, अब इसी तरह सभी जो भी उत्पादन के साधन होते हैं वो मिल करके क्या कर रहे हैं, उसका अपना प्राइस बन रहा है। अब इस 700 रुपए को क्या किया जाएगा, इनके बीच में वितरित किया जाएगा। तो माना कि जो भूमि है इसको किराए के रूप में 140 रुपए मिले, जो पूंजी है इसको कितना मिला, 140 रुपया मिला, जो श्रम है इसको भी कितना मिल रहा है, 140, संगठन है इसको भी कितना मिल रहा है, 140, और उद्यम को लाभ के रूप में कितना मिल रहा है, 140 रुपीज। यानी हमने क्या देखा कि जो टोटल जो कॉस्ट है कपड़े की, जिसको किसकी वजह से उत्पादित हुआ है या प्रोडक्शन हुआ है, किसकी वजह से, इन उत्पादन के साधनों की वजह से, इन सब ने हेल्प करके क्या किया कि यहाँ पे एक कपड़े का प्रोडक्शन। तो क्योंकि इन्होंने हेल्प किया है तो इनको तो इनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो अब इसी को क्या किया जाता है, इनके इस जो प्राइस आ रही है ना, इसको उत्पादन के साधनों के रूप में क्या किया जा रहा है कि बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वितरित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इस चीज को क्यों पढ़ा, इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि राष्ट्रीय आय जब भी हम आकलन करेंगे, जब भी उसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो वितरण का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, जितने भी उत्पादन के साधन है उसके द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त करेंगे, और फिर राष्ट्रीय आय को क्या करेंगे, जितने भी साधन है उनको पारिश्रमिक के रूप में हम क्या करेंगे, वितरित कर देंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वितरण की धारणा कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी। ठीक है, तो 2-3 अर्थशास्त्रियों की परिभाषा जो आपकी बुक में मेंशन है उसको हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन कि उन्होंने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तु, यहाँ पे आप अभौतिक लिख सकते हैं, अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की, भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा
यहाँ पे इसको हम इग्नोर करेंगे, जितने भी ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, है ना। भौतिक वस्तु पर, यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि जब भी प्रोडक्शन होगा, जब भी उत्पादन होगा, तो उसके अंदर महत्वपूर्ण उत्पादन के साधन होंगे, जैसे श्रम पूंजी, और तीसरा है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन मैंने आपको क्या बताया था कि भूमि जो है, जो कि फर्स्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है, पहला उत्पादन का साधन है, वो क्या कर रहे हैं आपका, उसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसको किसमें इंक्लूड किया जाता है, उत्पादन के पहले साधन में, यानी कि भूमि। तो यानी एक उत्पादन का पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी साधन आपस में मिल करके जो भी भौतिक वस्तुओं, यानी कि जो अभी मैंने बताया वस्तु की डेफिनेशन, और जितनी भी सेवाएं प्रोड्यूस करेंगे, उसका जो शुद्ध समूह उत्पन्न होगा, उसको ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर पिगू का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ तथा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, क्योंकि अभी मैंने जो आपको राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें मैंने क्या बताया कि राष्ट्रीय आय में क्या कैलकुलेट होगा, एक देश की घरेलू सीमा के भीतर जो आय। लेकिन प्रोफेसर पिगू क्या कहते हैं कि घरेलू सीमा के अंदर तो होगा ही वो आय जो कि देश के सीमा के भीतर उत्पादित हो रहा है, पर इसके अंदर और क्या करेंगे हम, यानी घरेलू सीमा के भीतर तो है ही, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर जो भी आय के भीतर जो भी आय हो रही है ना, भीतर की आय, इसको थोड़ा इसके साथ साथ और राष्ट्रीय आय में किसको जोड़ेंगे, विदेशों से प्राप्त आय को। जिसको कि जब भी आप आगे पढ़िएगा तो इसको हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय में केवल हम घरेलू सीमा के भीतर वस्तु और सेवाओं की द्वारा प्रोड्यूस आय को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जो बाहर से आय आ रही है, बाहर से आय कैसे आती है, विदेशी व्यापार के थ्रू, है ना, जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट होता है, जो दो देश आपस में करते हैं, तो उनसे जो आय प्राप्त होती है उसको भी हम किसके अंदर जोड़ते हैं, राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। तो ये डेफिनेशन किन्होंने दी है, प्रोफेसर पिगू ने। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर कीन्स। प्रोफेसर कीन्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक जो भी हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, जो भी अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ा, इनको परंपरागत इनका दृष्टिकोण था, यानी पुराने तरीके से सोचते। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई पूरे विश्व में, ठीक है, 1929, जिसमें क्या हुआ कि पूरा जो अर्थव्यवस्था थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वो मंद हो गई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत 1929 की इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताएंगे, या फिर 1929 का जो भयानक मंदी है, बहुत बार आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इस मंदी के बारे में बार बार मेंशन किया जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1929 के टाइम पे जो यूएसए का शेयर मार्केट था वो बिल्कुल क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी कंट्रीज में या जो इंटरनेशनल जो मार्केट था उसमें बाजारों में हर एक वस्तु की मांग काफी कम हो गई थी। अब आप सोचिए, जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो क्या किसी चीज का प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मांग कम हुई, उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ तो रोजगार कम हुआ, रोजगार कम हुआ तो आय कम हो गई, और फिर से जब आपके पास आय ही नहीं है तो फिर से मांग जो है वो पहले से भी ज्यादा कम हो गई। तो ये साइकिल जो था वो बिल्कुल इस तरह चलने लग गया, यानी बिल्कुल इकोनॉमिक डिप्रेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था जो कि ऐसे चलना चाहिए वो कहाँ चली गई, इस तरह चली। ठीक है,
तो ये है 19th, और ये स्टार्ट ही हुआ था शेयर मार्केट, यूएसए का जो शेयर मार्केट था वो बिल्कुल क्रैश होने से। यहाँ पे एक और बात बता रही हूँ, आर्थिक मंदी, ये भी एक टर्म आपको जानना जरूरी है। मंदी का मतलब ये होता है जब बाजार में वस्तुओं की मांग जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, यानी जब मांग ही खत्म है तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, और किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है वो पूरे तरीके से क्या हो जाती है, सुस्त पड़ जाती है। न तो रोजगार होगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है, किसी चीज का मांग ही नहीं है, तो उद्योग क्या प्रोड्यूस करेंगे। और जब उद्योगों में काम ही नहीं हो रहा है तो रोजगार किसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और जब रोजगार ही नहीं है तो क्या लोगों के पास आय रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये जो है धीरे 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 ये एक कुचक्र है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुचक्र पढ़ाया था कि ये जो है इसके अंदर कोई स्थिति जो होती है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, किसी भी राष्ट्र का बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो 1929 के समय क्या हुआ कि यही हुआ, ये किसी एक देश में नहीं हुआ, विश्व के सभी देशों में ये आर्थिक मंदी है। ठीक है, तब वहां पे कीन्स जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी एक डेफिनेशन दी राष्ट्रीय आय को लेकर के, इसलिए इनको क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, कीन्स क्या कहते हैं कि 1929 की भयानक मंदी, अब मंदी आ गई थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से वापस से अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पे कैसे लाया जाए। तो प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा, राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय आय जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष, किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसके मौद्रिक मूल्य का जोड़ ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनका दूसरा अप्रोच था। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय आय को कैसे करना है, उपभोक्ता वस्तु और विनियोग वस्तु। इसको थोड़ा सा एक बार और समझा देती हूँ कि दो तरह की वस्तुएं कही गई, उपभोक्ता वस्तु और विनियोग वस्तु। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु क्या बताया है मैंने कि अंतिम वस्तुएं वो वस्तु होती है जिसको उपभोक्ता बिल्कुल तैयार है यूज करने के लिए। ठीक है, अब ये अंतिम वस्तुएं होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होगा उपभोक्ता वस्तु, ठीक है, और दूसरी जो अंतिम वस्तु होती है वो होती है विनियोग वस्तु। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था बिस्किट का। अब बिस्किट में चीनी लगती है, तो मान लीजिए कि मैं एक उपभोक्ता हूं और मैंने क्या किया, बाजार से चीनी खरीदी और उस चीनी को मैंने चाय में इस्तेमाल किया और मैं पी गई। ठीक है, तो यहां पर जो चीनी है, ठीक है, उदाहरण, यहां पे जो चीनी है ये क्या है, उपभोक्ता वस्तु है। ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब इससे आगे कुछ भी इनकम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होने वाली। पर अब एक हलवाई क्या करता है, वो मिठाई बनाता है। ठीक है, वो भी बाजार से चीनी खरीद रहा है, पर उस चीनी का इस्तेमाल उसने किसमें किया, मिठाई बनाने में किया। या फिर किसी जो बेकरी वाला है, जो बिस्किट बनाने वाला है, वो चीनी को क्यों खरीद रहा है, ताकि उसको बिस्किट में डाल करके बिस्किट के लिए तैयार करने के लिए। तो वहां पे जो चीनी है वो क्या हो जाएगा, विनियोग वस्तु। एक सिलाई मशीन है जिसको मैंने घर पे रखा इसलिए ताकि उससे मैं छोटी मोटी चीजों को सिल सकूं, तो वहां पे सिलाई मशीन मेरे लिए क्या है, उपभोक्ता वस्तु। पर अगर कोई टेलर है, ठीक है, वो सिलाई मशीन का इस्तेमाल, उसको परचेस कर रहा है, उसको खरीद रहा है, किस लिए, ताकि उसको सिल करके वो पैसे कमा सके। तो वहां पे सिलाई मशीन क्या हो गई, विनियोग की वस्तु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इसको मैंने क्यों समझाया है, क्योंकि कीन्स क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तु, जो कि मैंने अभी ये बताया, जिसको डायरेक्ट
उपभोग कर लिया जाए, और विनियोग वस्तु यानी जिसको फर्दर जिससे कि क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, है ना, तो उसको विनियोग वस्तु कहेंगे। पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस आई। यहां पर y क्या है, y जो है ये नेशनल इनकम है यानी कि राष्ट्रीय आय है। c यहाँ पे क्या है, उपभोग व्यय, ठीक है। अभी मैंने बताया कि दोनों को खरीदने पे जितना पैसा लगेगा वो क्या हो जाएगा, उपभोग व्यय, और आय जो है वो विनियोग है, ठीक है। तो ये जैसे उपभोग व्यय, जब हमने उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदा तो वो हो गया, उस पैसे को जो हमने व्यय किया उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपभोग व्यय। और अगर हमने जिन पैसों को व्यय किया किसके लिए, विनियोग वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, विनियोग व्यय कहेंगे। तो उनका ये मानना था कि वाई यानी कि राष्ट्रीय आय, यहाँ डेफिनेशन भी क्लियर है कि राष्ट्रीय आय क्या है, उपभोग व्यय और विनियोग वस्तु पे किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसलिए इनका फॉर्मूला जो है y इक्वल टू सी प्लस आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या है कि आज हम इस टॉपिक को यही खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशंस हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।